हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने हमारे पिछले 3 से 4 लेक्चर में हमने हमारे राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकार जो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 से डील करते हैं उनको डिटेल से कवर किया था। आज हम इस लेक्चर में एक क्विक रिवीजन करेंगे। आर्टिकल जो 14 है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि यह 2 टाइप के पॉइंट बता रखे थे। इसमें एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक बता रखा था हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट था और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था। और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटेन से लिया था हमने, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो हमने यूएसए से लिया था। इसमें हमने बताया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में हमने बताया था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी वीआईपी पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो, पनिशमेंट दोनों को मिलेगी। अगर कोई वो क्राइम करता है तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें हमने आपको एक एक्सेप्शन बताया था 3 व्यक्तियों से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से लेकर, गवर्नर से लेकर, और जो हमारे फॉरेन के जो हमारे डिप्लोमेट्स राजदूत होते हैं, अगर वह अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई अटैक कर दिया, मर्डर हो गया, अगर वो कर देते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वह अपने टर्म से, अपने पद से उनका जो ड्यूरेशन है वो समाप्त हो जाता है, उनके बाद उनके ऊपर इनके चार्जेस लगते हैं। और उसी के प्रकार सिविल केसेस में हमने देखा था कि अगर हमारे जो प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो फॉरेन के राजदूत होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो सिविल केस प्रॉपर्टी और डिवोर्स से रिलेटेड होता है, अगर उस प्रकार का कोई ऑफेंस या क्राइम, उस प्रकार का कोई केस आता है तो उन पर हम प्रोसीडिंग कर सकते हैं। बस हमें उनको पहले 2 महीने का नोटिस देना होता है। और हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट था इसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें बता रखा था कि जो वो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, गवर्नमेंट उनके हेल्प के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए अमीरों के बराबर कुछ स्कूल्स, कोचिंग्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है ताकि वह अमीरों के बराबर आ सके। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था, आर्टिकल 15, वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था, जिसमें बता रखा था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को हम निषेध करेंगे। इसके हमारे 6 क्लॉज थे। उसमें फर्स्ट क्लॉज में बता रखा था कि भाई राज्य ना किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। जो हमारा दूसरा क्लॉज था, आर्टिकल 15 का 2 क्लॉज था, उसमें बता रखा था कि किसी भी नागरिक को कोई भी जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे दुकान, भोजनालय, होटल्स, तालाब, कुएं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उनमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव करने से नहीं रोका जाएगा, वो इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने आपको कि अगर कोविड पर्सन है तो उनको इन रिजॉर्ट हो गए, जैसे ये सार्वजनिक प्लेस हो गए, होटल्स वगैरह हो गए, उनमें जाने की एंट्री नहीं होती है। कोई ड्रिंकर हो गया तो उनको भी एंट्री नहीं होती है, जो हमारी पब्लिक पीस को भंग करते हैं। जो इसका क्लॉज आर्टिकल 15(3) का जो क्लॉज 3 था, उसको फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत ऐड किया गया था, जिसमें बता रखा है कि राज्य को महिला और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा। वो उनके लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रोविजंस बना सकती है। आर्टिकल 15 का क्लॉज जो 4 था, उसमें बता रखा था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल जो 29 का क्लॉज 2 है, उसमें हमारे जो राज्य है उनको ओबीसी, एससी, एसटी के लिए किसी भी विशेष प्रकार के जो उपबंध करने हैं उनको बनाने से राज्य को नहीं रोका जाएगा, वो उनके लिए उपबंध बना सकती है। जो हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 था, उसमें बता रखा है, उस आर्टिकल का जो 15 का क्लॉज 5 है उसको हमने 93 अमेंडमेंट 2005 के अंदर ऐड किया था, जिसमें बता रखा है कि जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हैं उनको छोड़कर किसी भी प्रकार की निजी शैक्षिक संस्था होती है, वो चाहे राज्य की सहायता से प्राप्त हो या राज्य की गैर सहायता से प्राप्त हो, उनके प्रवेश से संबंधित ये क्लॉज था, जिसमें हमारे राज्य को विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज जो 6 है वह कमज़ोर वर्गों से रिलेटेड है, जिसमें बता रखा है कि आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर वर्ग है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, उनको विशेष प्रावधान दे रखे हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। ये जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 है उसको हमारे 103 अमेंडमेंट 2019 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें बता रखा था कि जो हमारी टोटल सीट्स होती है
उसका जो 10% होता है वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है। इसके अलावा हमने इसके एक्सेप्शंस में देख लिया है, एक तो हमारे जो कोविड और टेररिस्ट या फिर ड्रिंकर वाला कि उनको एंट्री नहीं होगी हमारे पब्लिक प्लेस में, जिससे हमारी पब्लिक शांति भंग हो। उसके अलावा 2 एक्सेप्शन और हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे जनरल के लिए 80% और SC ST के लिए 60% कट ऑफ निकाल के, ताकि जो SC ST है वो ऊपर उठ सके। और जो थर्ड एक्सेप्शन था वो था लैंग्वेज पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में कोई PCS एग्ज़ाम है तो फिर वहाँ पे जो नॉन मराठी पर्सन है उनको भी मराठी लैंग्वेज आना कंपलसरी होता है। इसी के साथ जो हमारा आर्टिकल नेक्स्ट है आर्टिकल 16, वह हमारी सरकारी नौकरी में अवसर के समानता से रिलेटेड था। इसमें भी 6 क्लॉज थे। पहला था कि आर्टिकल 16 का 1 क्लॉज बताता है कि भाई लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। दूसरा जो क्लॉज है 16 का क्लॉज 2, वह बताता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर उद्भव या जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 है, वह राज्य को निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है उसमें जो SC ST OBC है उनके लिए, जिनका लोक नियोजन में प्रतिनिधित्व नहीं था, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसका जो क्लॉज 6 था उसमें बता रखा था कि पर्टिकुलर धर्म के लिए पर्टिकुलर पोस्ट भी निकाल सकते हैं। जो क्लॉज 6 है इसका वो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2019 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें बता रखा है कि EWS कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें बता रखा है कि किसी भी प्रकार से हम अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे, सबको समान अवसर देंगे और छुआछूत के आधार पर उनको बाहर नहीं रखेंगे। और जो हमारा आर्टिकल 18 था लास्ट, वह उपाधियों से संबंधित था। इसके भी हमने 4 क्लॉज देखे थे। जो फर्स्ट क्लॉज था वो बता रखा था कि शिक्षा व सेना के अलावा समस्त उपाधियों पर प्रतिबंध होगा। और जो क्लॉज 18 का 2 था उसमें बता रखा था कि कोई भी नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। जो क्लॉज 3 था वह बता रखा था कि यदि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में किसी पोस्ट पर कार्यरत है और उन्हें उपाधि धारण करनी है तो पहले हमारे राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है। आर्टिकल 18 का जो क्लॉज 4 है उसमें बता रखा है कि जो अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई पोस्ट पे काम करता है और उसे अन्य देश से मतलब फॉरेन कंट्री से किसी भी प्रकार का उपहार या गिफ्ट मिलता है तो वो धारण नहीं कर सकता, उसमें भी हमारे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे हमने कोई अधिकारी है जो हमारे भारत का कोई अधिकारी है जो फॉरेन कंट्री में काम करता है, वो वहाँ पर बहुत फेमस हो जाता है, तो हम उसको वहाँ की कंट्री उसे कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहती है तो हमारे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेकर उस व्यक्ति को गिफ्ट दिया जा सकता है। इसमें हमने एक नोट पढ़ा था जो हमारे पद्म पुरस्कार से संबंधित था, तो उसमें बता रखा है कि पद्म पुरस्कार बालाजी राघवनवाद में 1996 में बता रखा है कि जो हमारा पद्म पुरस्कार है वह उपाधि नहीं होकर एक हमारा अवार्ड होता है। इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल यहाँ ही ख़त्म होते हैं। जो हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 को एक क्विक रिवीजन से क्लियर करने की कोशिश की है। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।